हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग सिफेलोस्पोरिन्स पढ़ रहे थे। अगला टॉपिक हम सिफेलोस्पोरिन के अंदर देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो सिफेलोस्पोरिन्स को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर। इसमें फर्स्ट हो गया हमारा ओरली एडमिनिस्टर्ड, मतलब जिसको हम लोग ओरल रूट से दे सकें, फॉर एग्जाम्पल सिफेलेक्सिन। नेक्स्ट है जिसको हम लोग पेरेंट्रल रूट से दे सकें, दैट इज सिफेलोथीन। पेरेंट्रल रूट से हम उन सिफेलोस्पोरिन एजेंट्स को देंगे जो कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम से सेंसिटिविटी रखते होंगे सो दैट वो डिग्रेड ना। थर्ड है रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज एंड पेरेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। देखिए ये पहले वाले जो थे आपके, ये वाले ये कब देते थे आप, जो कि बीटा लैक्टमेज से सेंसिटिव थे। अब अगले वाले बीटा लैक्टमेज से सेंसिटिव नहीं है, रेजिस्टेंट हैं, उसके बाद भी हम उनको पेरेंट्रल रूट से देते हैं, वो हो गए सिफोजिक्टिन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिकली अनस्टेबल, जो मेटाबॉलिज्म के बाद अनस्टेबल हो जाए वो, तो इनको हम लोग सिफेलोथीन बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं सिफेलोस्पोरिन का, इसके आधार पे हम लोग जेनरेशन वाइज सिफेलोस्पोरिन्स को देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इसके अंदर आता है दैट इज नोन एज फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। ये जो सिफेलोस्पोरिन्स हैं फर्स्ट जनरेशन वाले, ये ग्राम पॉजिटिव के तरफ हाईएस्ट एक्टिविटी देते हैं, लेकिन लोएस्ट देते हैं ग्राम नेगेटिव की तरफ, जैसे सिफेलोरिडीन, सिफेलोथीन, सिफापिरिन। नेक्स्ट हम लोग आ गए सेकेंड जनरेशन में। अब ये सेकेंड जनरेशन वाले जो हैं ये ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा एक्टिव होंगे और ग्राम पॉजिटिव के लिए कम एक्टिव होंगे एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें एग्जाम्पल हो गया सिफेंडोल, है ना, सिफोनीसाइड। फिर आ गए हम लोग थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स पे। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स जो हैं उनको अगर हम देखें तो फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन वो लेस एक्टिव हैं ग्राम पॉजिटिव के लिए और बहुत ज़्यादा मतलब मच एक्सपेंडेड है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। फर्स्ट वाले से कंपेयर करते जाइए तो ग्राम पॉजिटिव के लिए कम है और ग्राम नेगेटिव के लिए बहुत ज़्यादा है, जैसे सिफेक्टोजाइम, सिफेक्सोम, है ना। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है हमारा दैट इज फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। ये फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो हैं ये पेरेंट्रल रूट से दिए जाते हैं और पेरेंट्रल रूट से दिए जाने के बाद ये आपके मल्टीपल वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ बैक्टीरिया इन सब के लिए ये सूटेबल होते हैं, जैसे सीफेम्पाइन, सिफ्रोपिम। मिसलेनियस ड्रग्स, तो ये जो मिसलेनियस ड्रग्स हैं ये हमारे मल्टीपल ड्रग्स हैं और इनका हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज सार ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन के बेसिक स्ट्रक्चर को अपन एक थोड़ा सा रिवीजन फटाफट करते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है 7 नंबर वाला कार्बन, इससे हम लोगों का असाइल अमीनो चेन सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद में ये सल्फर फर्स्ट पे रखा है आपने, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर आपका नाइट्रो ग्रुप आ गया, ये 6 ऊपर 7 और ये 8, ये C3 है। यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये O जो है ये कार्बन, इसको आप रिप्लेस करवा सकते हैं इन सभी से, या तो इस सल्फर को भी हम रिप्लेस करा सकते हैं, आगे हम सार में देखते जाएंगे। पहला सार जो है हमारा दैट इज फॉर 7 असाइल अमीनो सब्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स अगर हम प्रेजेंट रिंग की बात करें तो प्रेजेंट रिंग में अब जो भी सार हम देखने वाले हैं वो ये पोर्शन के यहाँ पर होगा। अभी अपन जो पोर्शन ग्रीन से कवर्ड नहीं है उस पर नहीं जाएंगे, अभी अपन इस साइड ही रहेंगे। देखिए असाइलेशन ऑफ अमीनो ग्रुप्स, अगर हम लोग अमीनो ग्रुप का दैट मीन्स इस पोर्शन का असाइलेशन करते हैं तो हमारा जो ड्रग है वो एक पोटेंट ग्राम पॉजिटिव के लिए कंपाउंड बना देगा, लेकिन साथ ही साथ डिक्रीज कर देगा ग्राम
नेगेटिव वाली जो इफेक्टिव टेंडेंसी हमको मिलनी थी। इसके बाद में अगर मान लीजिए हम हाईली एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वाला कंपाउंड चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को अपने न्यू असाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन कराने होंगे, बट वो न्यू असाइल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकला हुआ, डिराइव किया हुआ होना चाहिए। थर्ड है, अगर मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं एरोमेटिक रिंग पर, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा ड्रग जो है वो ज़्यादा लाइपोफिलिक हो जाएगा और इससे हमारा जो ड्रग है वो हाइयर एक्टिविटी देने लगेगा ग्राम पॉजिटिव के लिए और लोअर एक्टिविटी देने लगेगा ग्राम नेगेटिव के लिए। अब सपोज हम लोग साइड चेन में फिनाइल रिंग को सब्स्टिट्यूट कराना चाहते हैं तो हम वहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रख सकते हैं, उससे हमको इम्प्रूव्ड एक्टिविटी और फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल मिलेगी। ये हेट्रोसाइक्लिक जो हैं उनमें हो सकता है थायोफिन, टेट्राजोल, फ्यूरान, पायरिडीन, अमीनोथायाजोलिन में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटिकॉल ग्रुप, है ना। अगर मान लीजिए हम लोग कैटिकॉल ग्रुप लगा देते हैं, फिनाइल रिंग हटा करके कैटिकॉल लगा देते हैं तो इससे हम लोगों को एक्टिविटी बढ़ा के मिलेगी, एनहेंस्ड एक्टिविटी मिलेगी, बट केवल और केवल एनहेंस्ड एक्टिविटी जो है वो हमको पी आर्गेनोसा जो हमारा माइक्रोब है उसी के अगेंस्ट पे मिलेगी। तो ये कुछ सार थे स्टूडेंट्स जो हमको असाइल चेन पे करने थे। अब इसके बाद कुछ हम लोग करने वाले हैं C3 पर सब्स्टिट्यूशन। तो एक बार C3 की पोजीशन आप वेरीफाई कर लीजिए। ये देखिए, ये वाला जो रीजन है ये आपका C3 का होगा। यहाँ पर हम लोगों को कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं। ये जो हमारा C3 है इसका हाईएस्ट इन्फ्लुएंस होता है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे। अगर मान लीजिए हमने मॉडिफिकेशंस किए C3 पर तो हमारा डिग्रेडेशन जो है सिफेलोस्पोरिन का वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हम लोग जैसे बेंजोइल ईस्टर को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, अगर मान लीजिए हम अपने 3 पोजीशन पर बेंजोइल ईस्टर रख देते हैं तो इससे हमारे कंपाउंड की ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी और ग्राम नेगेटिविटी एक्टिविटी कम हो जाएगी। इसी के बाद अगर हम पायरिडीन, इमिडाजोल ऐसा कुछ रिप्लेस करते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप से तो यहाँ पर जो हम लोग को कंपाउंड मिलेगा वो लो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी देगा। अब अगर हम लोग एरोमेटिक थायोल्स को डिस्प्लेस कराते हैं एसिटॉक्सी ग्रुप के साथ में, यहाँ पर जो एक्टिविटी हमको मिलती है वो ग्राम नेगेटिविटी के लिए इन्हेंस्ड हो जाती है, बढ़ी हुई मिलती है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम 3 पोजीशन को एसिटॉक्सी ग्रुप से रिमूव कराते हैं और वहाँ पर क्लोरीन, मिथाइल ऐसा कुछ लगा देते हैं तो हमारा कंपाउंड जो है वो ओरल रूट से एक एक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। दैट मीन्स हम इस मॉडिफिकेशन के बाद ओरल रूट का कंपाउंड दे सकते हैं। अब फर्दर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस जो जनरलाइज्ड हैं, आप इसको अदर मॉडिफिकेशंस बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग 7th नंबर ऑफ कार्बन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगाते हैं तो इससे हमको जो कंपाउंड है वो बीटा लैक्टमेस के लिए रेजिस्टेंट मिल जाएगा। मतलब अब जो कंपाउंड बनेगा वो बीटा लैक्टमेस पे असर नहीं होगा, वो उसको सहन कर जाएगा, रेजिस्ट कर जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा जो सल्फोक्साइड है या सल्फोन है ये हमारी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी के बाद अगर हम लोग रिप्लेसमेंट कराते हैं सल्फर का ऑक्सीजन से तो हम लोगों को ऑक्सासेपाम मिलता है जो कि एक इंक्रीज्ड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है और इसी की वजह से एसाइलेटिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो
बढ़ जाता है। इसके बाद जब भी अगर हम रिप्लेसमेंट कराते हैं सल्फर का मिथाइल ग्रुप से, तो हम लोगों को एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जो केमिकली स्टेबल होता है और उसकी लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये पोजीशन पर हम जो सल्फर रखा करते थे उसको यहाँ पर हमने अभी कार्बन से रिप्लेस कर दिया है। अब ये जो नया कंपाउंड मिला है जिसका नाम लोरासिबेफ है, ये लोरासिबेफ आपका एक लॉन्गर हाफ लाइफ वाला और बहुत अच्छी केमिकल स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड बनता है। नेक्स्ट जो है दैट इज, अगर मान लीजिए हम लोग फोर्थ पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप जो है उसको कन्वर्ट कराते हैं और ईस्टर बना देते हैं, तो हमारा जो ड्रग है उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो ओरल रूट से भी दिया जा सकता है। इसी के अलावा अगर हम C3 और C4 को ऑब्जर्व करें तो वहाँ पर ओलिफिनिक लिंकेज देखने को मिलता है और ये ओलिफिनिक लिंकेज जो है वो ज़रूरी है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए। अब अगर हम लोग सेकंड और थर्ड पोजीशन की बात करें तो वहाँ पर जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको अगर हमने डिस्टर्ब किया, अगर उसको हमने आइसोमराइज करने की कोशिश की, उसकी पोजीशन चेंज की या कुछ भी किया, तो इससे हमारी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो टुवर्ड्स ग्रेट लॉस चली जाएगी। इसमें हमारी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लूज आउट होने के भी चांसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट, तो हमारे यूजेस क्या हैं सिफेलोस्पोरिन्स के? तो रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में यूजफुल होता है। इसके बाद ऐसे जो कंडीशन थे जो पेनिसिलिनेस में ट्रीट नहीं होते थे, जैसे स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, वहाँ पर यूज़ हो सकता है। अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ आप कंबाइंड ड्रग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सर्जिकल प्रोसेस जो आपका इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस रूट प्रेफर करता है वहाँ दे सकते हैं। और एंट्रिक फीवर यानी कि टाइफॉइड का जो फीवर है उसके ट्रीटमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसकी साइट पर पेन होगा, डायरिया हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी दैट मीन्स किडनी टॉक्सिसिटी, या फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शन, या फिर रेनियल फेलियर मतलब किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट, हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं इसके अंदर, जैसे सिफोरोक्साइम। सिफोरोक्साइम जो है उसका ये देखिए आप स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आप क्या एक चेंज पाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए स्टूडेंट, आपके लिए इतना पोर्शन कॉमन है। अब यहाँ पर हमने चेंज किया, तो हमने एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग बदली है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड पे N लगाया हुआ है और फिर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगाया हुआ है, और ये देखिए आप थर्ड पोजीशन पर एक छोटा चेंज है ना। तो ये आपका एक वाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल है, ये वेल क्लोज कंटेनर का स्टोरेज है, और ये ट्रीटमेंट ऑफ गोनरिया एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी गोनरिया मतलब यूटीआई का एक इन्फेक्शन का टाइप है ये, उसके और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन में ये यूजफुल होता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा सिफेलेक्साइन। सिफेलेक्साइन के स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर एकदम इजीली नोन है। कार्बन हो गया, इसमें अपन ने एक अमीनो ग्रुप ऐड किया एडिशनल, और फिर ये नॉर्मल अपनी एरोमेटिक रिंग हो गई। यहाँ पर भी ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ये एसिड के कंपैरिजन में एसिड में स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास ये वाला अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसका भी स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, यूटीआई इन्फेक्शन और रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट है सिफेक्साइम। सिफेक्साइम का देखिए आप, तो ये स्ट्रक्चर है ना, सिमिलर, ये N तक हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये स्ट्रक्चर कॉमन है। यहाँ से आपका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये एक पेल येलो कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, इंसॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है अल्कोहल में, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर का स्टोरेज है।
यूज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन और निमोनिया। जो है हमारा दैट इज सिफेलोरिडीन। तो सिफेलोरिडीन जो है इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, ये आपके लिए इतना पोर्शन कॉमन है। यहाँ आप थर्ड पोजीशन को देखिए, C3 पे हम लोग ये एक चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी थायो रिंग अटैच हुई है, जो हमने एरोमेटिक रिंग थी नॉर्मल बेंजीन से बदल के हेट्रो एटम लगा दिया है। ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, थोड़ा ऑर्डर है। पायरिडीन का ऑर्डर हल्का सा इसमें प्रेजेंट होता है, वाटर में सॉल्यूबल है, सिमिलर स्टोरेज कंडीशन है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर। ये यूज होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो निचला हिस्सा है, जो लोअर पोर्शन है, उसके इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। देन निमोनिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज सिफेलोथीन। सिफेलोथीन का ये देखिए स्ट्रक्चर, ये आपके लिए नोन है। ये C3 पे हमने एक ईस्टर लिंकेज लगाया है। ईस्टर लिंकेज कैसे हुआ, ROR, ये बीच वाला O है ना। अब यहाँ पर भी अगेन हमने एक हेट्रो एटम लगाया हुआ है। ये वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर है, इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, सॉल्युबल है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, हाइग्रोस्कोपिक है, हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाता है। वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। अगेन इसका भी प्रिवेंशन क्या है, इन्फेक्शन अगर सर्जरी के समय इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर ये यूज होता है। ब्लड, बोन, जॉइंट, रेस्पिरेटरी, स्किन, यूरिनरी ट्रैक, ऐसे मल्टीपल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में हम इस ड्रग को यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सिफेलोस्पोरिन का कंटेंट आपके समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हैं तो प्लीज़ आप हमारे ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ऐप में ये नोट्स अवेलेबल हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।